हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है। तो हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जो नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे थे, तो इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखा। देन इसके बाद में हमने क्रियाकारकों के बारे में देखा। तो क्रियाकारक क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो हिस्सा लेते हैं वो क्रियाकारक कहलाते हैं, और क्रियाकारक अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। देन इसके बाद में हमने इसके उदाहरण देखे थे। जैसे उदाहरण में देखा था हमने, जैसे भोजन का पाचन, उसके बाद में श्वसन और लोहे पर जंग लगना और दूध से दही का बनना, ये हमारे कुछ रासायनिक जो अभिक्रियाओं के क्या थे, उदाहरण थे। और जैसे मैग्नीशियम के पीते का जलना, एक्सेट्रा ये। और जैसे इसके बाद में हमने इसकी कुछ भौतिक अवस्था देखी थी। तो भौतिक अवस्थाओं में जैसे इसमें भौतिक अवस्थाओं में जैसे सेंसेबल, जैसे तो इसके अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, और कई हमने ऐसे उदाहरण के साथ में और आपको समझाया था। देन इसके बाद में हमने जो रासायनिक समीकरण किस प्रकार हल करते हैं, ये हमने नेक्स्ट 3rd पार्ट में देखा था। तो उसके बाद में हमने देखा था और उसमें रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित करते हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं, उसके बाद में हम उनको एक बॉक्स के अंदर बंद करते हैं। देन उसके बाद में बॉक्स में नो चेंजेबल, नहीं कोई परिवर्तन करते हैं। उसके बाद में सबसे पहले हम उत्पादों की जो परमाणु संख्या होती है उसको, और हम क्रियाकारकों की जो उत्पादों की संख्या होती है उनको बराबर करते हैं। देन उसके बाद में हम रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित माना जाता है। तो सबसे पहले हम उत्पादों की संख्या को देखते हैं, उसके बाद में हम क्रियाकारकों की जो परमाणुओं की संख्या होती है उसको देखते हैं। तो हम राइट टू लेफ्ट, तो राइट हैंड साइड सबसे पहले हम देखते हैं। उसके बाद में हम क्रियाकारकों की जो परमाणु संख्या उसको देखते हैं। उसके बाद में हमने अभिक्रिया देखी थी। तो रासायनिक जो अभिक्रियाओं के प्रकार देखे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहे थे, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या कर रहे थे, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। उसमें हमने कोयले का दहन देखा था। कोयले के दहन में क्या होता है, जैसे कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। देन उसके बाद में हमने उसमें ही जल का निर्माण देखा था। तो जल के निर्माण में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस में जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें जल का निर्माण होता है। और देन इसके बाद में इसमें हमने देखा था कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम अभिक्रिया करवा रहे थे तो उसमें। देन इसके बाद में हमने ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया देखी दूसरे नंबर की। तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि उसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ही क्या होती है, उसमें ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो इसमें हमने जैसे श्वसन, ये एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया इसमें उदाहरण है। तो श्वसन भी एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किस प्रकार से है ये हमने देखा। तो उसमें क्या होता है, जब ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल प्लस में हमें क्या निकलती है, उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है। देन इसके बाद में हमने उसमें ही वियोजन अभिक्रिया के बारे में देखा। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब एक अभिकारक 2 या उससे अधिक उत्पाद में क्या हो रहा था, इसमें टूटकर ये निर्माण हो रहा था। तो संयोजन में तो क्या हो रहा था, 2 या उससे अधिक अभिकारक जो मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। जबकि वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये हमने वियोजन में देखा था। देन उसके बाद में उसमें हमने ऊष्माशोषी अभिक्रिया देखी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उसमें क्या होता है, ऊष्मा का भी क्या होता है, अवशोषण होता है। उसके बाद में हमने विस्थापन देखा था। विस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ था, विस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा था कि विस्थापन अभिक्रिया में जैसे जो ज़्यादा क्रियाशील जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व वाले जो, उससे क्या होता है, उसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे उसमें जैसे एक जो होता है, जैसे हमने देखा था उसमें Fe प्लस में CuSO4 देखा था। इसमें आयरन जो है इसकी जो क्रियाशीलता देखते हैं तो इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जबकि जो कॉपर की होती है वो कम होती है। तो कॉपर की कम होने के कारण जो सल्फेट है वो FeSO4 के साथ में क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो उससे हमने ये उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया। अगर इसके बाद में भी आपको कोई अगर समझ में नहीं आई है, कोई रिएक्शन या फिर कोई भी अगर शब्द, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए अब आगे देखते हैं हम उसी क्रम में। नेक्स्ट आज आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन आपको बाद में कराएंगे। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट यूनिट जल्दी जारी करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। देन उसके बाद में देखते हैं अब
द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन के बाद में हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमने विस्थापन अभिक्रिया में देखा जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व के साथ में क्या होता है, वो आयनों को इसमें से क्या करता है वो, या फिर उसके यौगिक में से वो अपनी ओर विस्थापित कर लेता है या अपनी ओर खींच लेता है, जिसे हम मान सकते हैं। अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच में आयनों के आदान प्रदान से होता था। और उसमें क्या हो रहा था विस्थापन अभिक्रिया में, उसमें जो ज्यादा क्रियाशील तत्व था वो कम क्रियाशील तत्व वाले से यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान हो रहा था। इसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसमें देखते हैं जैसे सोडियम सल्फेट, जिसका जो एक्वस सॉल्वेंट होता है, इसका सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन की जब हम बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें हमें क्या प्राप्त होता है, बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। जो बेरियम सल्फेट कैसा होता है, ठोस होता है, और प्लस में हमें NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमें जब सोडियम सल्फेट की जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट प्लस में हमें सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक हमें प्राप्त होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे इसमें हो रहा है जैसे सोडियम के साथ में क्या हो रहा है, इसमें सल्फेट आयन प्लस में Na के साथ में क्या हो रहा है, इसमें Cl आयन का क्या हो रहा है, इसमें आदान प्रदान हो रहा है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन कहलाता है। देन इसके बाद में देखते हैं हम द्विविस्थापन। इसमें सल्फेट का क्या हो रहा है, सल्फेट का इसमें बेरियम के साथ में हो रहा है, और जब क्लोरीन का इसमें क्या इसके साथ में हो रहा है, सोडियम के साथ में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसको हम देख सकते हैं जैसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें जो Na प्लस में क्या होता है, SO4 माइनस होता है -2, जिसे हम मान सकते हैं। और इसी प्रकार Va प्लस और Cl माइनस होता है। तो इसमें क्या होता है, जब इनकी हम जब अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो माइनस और प्लस के साथ में ये वो हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। इसी प्रकार Na प्लस और Cl माइनस आपस में ये जुड़ जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये आयनों के साथ में जो ये क्या होता है, आदान प्रदान होता है, इससे हम समझ सकते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं हम, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें इस प्रकार से ये आयनों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद में देखते हैं हम इसमें जैसे बेरियम सल्फेट का जो क्या होता है, ये सफेद अवलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। इसमें जो बेरियम सल्फेट है ये, इसमें क्या होता है, ये सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, इसका निर्माण होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं, तो इसमें जो बेरियम सल्फेट है ये बेरियम सल्फेट क्या होता है, इसका जो अवलेय पदार्थ होता है, ये सफेद अवलेय अवक्षेप प्राप्त होने के कारण क्या कहलाती है, ये अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब हम सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट जो कि क्या होता है कि सफेद अवलेय अवक्षेप होता है। इसी कारण हम इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं उपचयन और अपचयन। तो उपचयन और अपचयन में सबसे पहले समझ सकते हैं कि अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, और जबकि अपचयन में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना दोनों क्या कहलाते हैं, अपचयन कहलाते हैं। जबकि हम उपचयन में देखते हैं तो उपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन की वृद्धि होने या फिर ऑक्सीजन का जलना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो ये हम दोनों अभिक्रियाओं को, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को, दोनों को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, तो उपचयन देखते हैं सबसे पहले। तो उपचयन में क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कार्बन, तो कार्बन की हम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो CO2 इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होना, और हाइड्रोजन का क्या होता है, इसमें ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी होती है हाइड्रोजन की। देन इसके बाद में दूसरा हम सेकंड उदाहरण देखते हैं कि जब कॉपर की हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसमें क्या हो रही है, तो इसमें भी ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसको हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में हम कॉपर ऑक्साइड की जब हाइड्रोजन गैस की जब ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ तो क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। जबकि जब जल बन रहा है इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर
तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर यह क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। देन इसके बाद में हम सेकंड देख सकते हैं कि इसमें जब पोटेशियम ब्रोमाइड की जब हम बेरियम आयोडाइड से साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड प्लस में हमें बेरियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये द्विस्थापन अभिक्रिया भी एक मान सकते हैं। और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये क्या हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट अपचयन। उपचयन के बाद में हम अपचयन देखते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन की इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, ह्रास या कमी है। आज को हम कमी या फिर डिक्रीज होना और इंक्रीज होना या होती है वृद्धि होना। तो जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन की तो वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। जबकि उपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, जबकि हाइड्रोजन की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि हम देखते हैं, इसमें उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको और भी बढ़िया बेटर समझ में आएगा। तो इसमें देखते हैं, जब कॉपर ऑक्साइड की जब हम हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें जो कॉपर ऑक्साइड होता है, इसमें से ऑक्सीजन की तो क्या हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन की तो यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑक्सीजन की क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही है, और जबकि इसमें हाइड्रोजन के साथ में क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन की कमी होना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, जबकि हाइड्रोजन की वृद्धि होना अपचयन कहलाता है। जबकि हम समझ सकते हैं कि उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, उसमें कमी होती है। तो इसमें हम समझ सकते हैं, तो ये एक प्रकार की क्या होती है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है ये। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया ये कहलाती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या होता है, अपचयन और उपचयन दोनों क्रिया इसमें संपन्न होती है, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं हम दैनिक जीवन में, जो हमारे जो डेली रूटीन, जो हमारा जो जीवन में चल रहा है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट है हमारे जीवन में, तो इसके देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें संचारण। संचारण का मतलब समझ सकते हो आप, किसी धातु की जो ऊपरी सतह पर क्या हो जाती है, वो उसकी परत होती है, वो कमजोर हो जाती है। तो ये किस प्रकार होती है, तो जब हम लोहे को किसी बाहर रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर या फिर नमी के संपर्क में आकर क्या हो जाता है, उस पर उसकी जो परत होती है वो गलने लग जाती है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो उसके बाहर में तो वृद्धि होती है, लेकिन उसकी जो परत होती है वो क्या होती है, कमजोर हो जाती है। तो उसे हम संचारण कहते हैं। तो इसमें देखते हैं, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता या फिर अम्ल आदि के संपर्क में आ जाती है, कांटेक्ट में आ जाती है, जिससे धातु की जो ऊपरी परत होती है वो कमजोर हो जाती है या फिर संचारित हो जाती है। यानी संचारित होना या फिर कमजोर होना, हम जिसे हम मान सकते हैं दोनों एक ही होता है। इसके बाद में देखते हैं हम, तो इस पर इसके जो एग्जाम्पल देखते हैं हम। सबसे पहले लोहे की वस्तु पर जंग लगना। तो लोहे की वस्तु पर जंग लगना ये क्या होता है, संचारण होता है। चांदी की जो ऊपरी परत होती है वो काली पड़ जाना, तो काली परत चढ़ना। तो कई क्या होता है, जब हम ज़्यादा दिन तक ये आभूषण, चांदी के आभूषण पहने रखते हैं तो ये क्या होते हैं, जो वायु के संपर्क में आ जाती है तो इनकी जो ऊपरी परत होती है वो क्या होती है, काली पड़ जाती है। तो इसे हम संचारण का उदाहरण देते हैं। इसी प्रकार हम तांबे के ऊपर क्या होती है, हरी परत का चमना। तो जो तांबे के बर्तन होते हैं उसमें क्या हो जाता है, कई समय बाद देखते हैं तो हम उसमें क्या हो जाती है, एक हरी परत जम जाती है, जिसे हम क्या मानते हैं, वो संचारण का ही एक उदाहरण होता है। तो ये संचारण के उदाहरण है। अब इसके बाद में देखते हैं यसद लेपन। यसद लेपन क्या होती है, तो हम यसद लेपन में जिस संचारण से बचाने के लिए हम ये यसद लेपन जो क्रिया होती है, इसमें क्या होता है, जब हम विद्युत लेपन या किसी पेंट करके तो संचारण से धातु को बचाया जाता है। तो यसद लेपन में क्या होता है, जिस प्रकार हम लोहे पर पेंट करके या फिर ग्रीस करके, तो उसे हम यसद लेपन क्रिया कहते हैं। तो लोहे को बचाने के लिए उस पर या तो पेंट करते हैं हम, या फिर जो ग्रीस या ऑयल से हम उसका पेंट करते हैं, जिससे वो नमी या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती है, जिससे वो संचारण होने से बच जाती है और लंबे समय तक वो कमज़ोर नहीं हो पाती है।
देन इसके बाद में देखते हैं हमने इसमें विकृत गंधिता। विकृत गंधिता हम समझ सकते हैं कि वसायुक्त। वसायुक्त में हम समझ सकते हैं जैसे ये तेलीय पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं, वसायुक्त होते हैं। तो वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है, ये उपचयित हो जाती है। उपचयित हो जाती है जिससे उनके जो स्वाद और गंध होती है, जो उनका टेस्ट और जो स्मेल होती है, उनमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे ही हम कोई भी खाद्य सामग्री होती है तो उसको हम लंबे समय तक प्रिजर्व यानी उसको रखने के लिए उसमें क्या हो जाता है, तो उसको वायु के संपर्क से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उसके पहले हम देखते हैं कि वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री को जब हम वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो घर में अचार बनाते हैं तो वो कई लंबे समय बाद क्या हो जाता है, उनका स्वाद और उनकी जो गंध होती है वो बदल जाती है। वो क्यों बदल जाती है, क्योंकि वे वायु के संपर्क में आ जाने के कारण उनमें क्या हो जाता है, उपचयित हो जाती है, जिसके कारण उनमें गंध आने लग जाती है और उनका जो स्वाद होता है वो परिवर्तन हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो विकृत गंधिता को रोकने के उपाय देते हैं। तो विकृत गंधिता को रोकने के जो उपाय में हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। तो प्रतिऑक्सीकारक से हम समझ सकते हैं कि जो ऐसे बर्तन जिसमें ऑक्सीजन प्रवेश ना कर सके, मतलब तो इसे हम प्रतिऑक्सीकारक कह सकते हैं। या फिर उनमें प्रतिऑक्सीकारक में जैसे हमें रसायन मिलाते हैं तो उसमें क्या है, वो लंबे समय तक वो रिजर्व रहती है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखकर, तो वायुरोधी बर्तन से हम समझ सकते हैं कि वायु का उसमें प्रवेश न करना, तो वो वायुरोधी बर्तन होते हैं। इसमें वो चीनी के बर्तन होते हैं, तो उनमें हम रख के भी उनको लंबे समय तक चला सकते हैं। तो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों से हम समझ सकते हैं कि जैसे खाद्य सामग्री के जैसे हमारे फूड पैकेट्स होते हैं, जैसे कुरकुरे, नमकीन, चिप्स आदि, इनमें क्या करते हैं हम उनको प्रतिऑक्सीकारक के तौर पर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिसके कारण वो लंबे समय तक खराब नहीं हो पाते हैं और वो स्वाद में भी बने रहते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रतिऑक्सीकारक के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो इसमें आ जाएगा फूड पैकेट्स, इसमें आ जाएगा चिप्स, नमकीन, और जैसे भी वो कई खाद्य सामग्री है जिनको हम थैलियों में पैक करते हैं, तो उनमें क्या होती है, थैलियों में नाइट्रोजन गैस उनमें फिल करी जाती है, जिससे वो प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करती है और वे जो सामग्री जल्द ही खराब नहीं हो पाती है। इसके बाद में हम वायुरोधी बर्तन को आपको समझ सकते हैं। तो वायुरोधी बर्तन में रखकर भी खाद्य सामग्री को हम बचा सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको थैंक यू फॉर मोर वॉच वीडियोस। उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब, तो मेरा चैनल है वो है जे सैनी क्लासेज 1033। ये चैनल है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि अगली वीडियो आपको जैसे ही हम डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिएगा। आपका अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा, आप कमेंट में बताएं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके बारे में हम बताएंगे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आप अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं हो रहे हैं तो उसको हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू, जय हिंद।